असमर्थ है। मान लीजिए एक राज्य है और उस राज्य का जो हेड है, मुख्यमंत्री है, वो उस राज्य को चलाने में असमर्थ है और जनता ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तोड़फोड़ होनी शुरू होगी, बहुत लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी। तो राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति तक बात पहुंचाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू वहाँ की सरकार को क्या कर देगा? भंग कर देगा। वहाँ की सरकार को क्या कर देगा? भंग कर देगा, जिसको नाम दिया जाता है क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति खुद राज्यपाल के थ्रू उस राज्य में शासन करता है अपने हिसाब से। उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो अपने पास लिखेंगे, यदि राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाए, यदि राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाए, या आप लिख सकते हैं यदि, कुछ भी लिख दो आप, सिंपल लिखो, यदि राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाए, ऐसे में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेकर वहाँ की सरकार को या सत्ता को भंग करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बेटा राष्ट्रपति शासन। इट मीन्स प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछ लेगा राष्ट्रपति शासन हमारे देश में कितनी बार लग चुका है, तो बेटा बहुत बार लग चुका है, बहुत बार हमारे देश में लग चुका है। अगर पूछ लेगा राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था, तो लिखो जरा, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में। कब लगा था? पंजाब में 1956 में। पंजाब में 1956 में लगा था, जहाँ पर भार्गव सरकार को भंग कर दिया गया था। किसको? भार्गव सरकार को भंग कर दिया था 1956 में। फटाफट लिख भारतीय पिक्चर देख, हैं लिख। 1956 में भार्गव सरकार को क्या किया था? भंग किया। डन भाई? नहीं, 51 में तो लोकसभा चुनाव हुई थे ना बेटा, ऐसे कैसे भंग हो जाएगी? 56 लिखो, 56 1986। 51-52 तो चुनाव हुए थे, 52 में चुनाव संपन्न हुए थे। समझ रहे हो? भार्गव सरकार को क्या कहता? भंग किया था। यही नहीं बेटा, आप दूसरों के ऊपर ही इल्जाम मत थोपिए दिमल जी, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। कि हम बोल रहे कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा, पंजाब की सरकार भंग होगी। आपके अपने हिमाचल में भी ऐसा हुआ है बेटा, हिमाचल में भी राष्ट्रपति शासन लगा है बेटा, पता है आपको? हिमाचल में भी राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? हिमाचल में राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा है। कितनी बार? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 2 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जरा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा है। एक 1977 के समय में, एक 1977 में। किसके समय में? ठाकुर रामलाल के समय में। 1977 में ठाकुर रामलाल के समय में, 1977 में ठाकुर रामलाल के समय में। और एक लगा था 1992 में डॉक्टर वाई.एस. परमार के शासनकाल में। अरे भाई, इतना बड़ा महान नाम मैंने बेकार, शांता कुमार के शासनकाल में, शांता कुमार के शासनकाल में 1992 में। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि हिमाचल में क्या स्थिति होगी थी? जानना चाहते हैं कि ऐसा हिमाचल में क्या कारण हुआ था कि हिमाचल में राष्ट्रपति शासन, हिमाचल जैसी देवभूमि में ऐसी घटनाएं हुई? जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए 2 मिनट लगेंगे आपको, मैं बता देता हूँ। ये बात है बेटा 1976 की, ये बात है। डॉक्टर वाई.एस. परमार बूढ़े हो गए थे, मतलब बुजुर्ग हो गए थे, और ये हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। सुन लो बेटा, ये क्या थे? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार हो रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अंतिम बार शिमला की आकाशवाणी से
आकाशवाणी शिमला एक जो है आपका, वहाँ से जो है इन्होंने एक बात कही थी, यानी कि अपना भाषण, अंतिम भाषण में कहा था कि भाई मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि 1948 से लेकर 1976 तक, यानी कि जब हिमाचल बना था तब से लेकर आज तक हमारे हिमाचल ने जितनी तरक्की की है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा संतोष प्राप्त होता है। हूबहू लाइनें कही थी डॉक्टर वाई एस परमार ने। उन्होंने ये कहा था कि हमें आज कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम तरक्की के उस रास्ते पर पहुंच गए हैं कि हम नागालैंड, पंजाब और हरियाणा इन राज्यों से भी बड़े हैं, जबकि हमने रास्ते में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है और आज हम सफल हैं अपने पहाड़ी भाइयों की वजह से। ये डॉक्टर वाई एस परमार ने 1976 में कहा और 1976 में उनके आकाशवाणी में ये अंतिम शब्द थे। उसके बाद अचानक से 1977 में बेटा, जनवरी का महीना था बेटा, 28 जनवरी, डेट बता दो, 28 जनवरी 1977 को डॉक्टर वाई एस परमार ने अचानक से त्यागपत्र दे दिया। तबीयत खराब हुई थी। एक्चुअल में था क्या बेटा, इनके सिर में ना फोड़ा था, मतलब माथे में इनके फोड़ा था। फोड़ा ऐसा था कि मतलब जिसके कारण ये कुछ भी नहीं कर पाए थे, ना चलना फिरना इनसे हो पाता था, ना ये बोल पाते थे। और इतने ज़्यादा, पहले तो ये IGMC शिमला में रहे थे, IGMC शिमला, फिर इनको दिल्ली ले गए थे, फिर दिल्ली में ठीक नहीं, फिर इनको बहुत ज़्यादा सीरियस, जब दिल्ली से भी लाभ नहीं रहा तो इनको वापस शिमला ही रेफ़र कर दिया कि भाई वहीं रखो इनको, वहीं पर इनकी इलाज करो, क्योंकि फिर ये बहुत कमज़ोर हो गए थे। मतलब हर तरह से बीमारी का इलाज करवाने पर इनको लाभ नहीं मिला। इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है फिर 1981 में क्या हुआ था इनका, 2 मई 1981 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो इन्होंने जिस दिन इन्होंने रिटायरमेंट ली थी उस दिन इन्होंने एक बात और कही थी कि मैं अब सत्ता जो है, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब समय है युवाओं का और यूथ लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो जब इन्होंने ये बात कही तो फिर इन्होंने जो है अपनी सत्ता सौंप दी 1977 में ठाकुर रामलाल को। किस सौंप दी? ठाकुर रामलाल को। ठाकुर रामलाल को जब सत्ता सौंपी, इसको लकड़ी चोर के नाम से भी जानते हैं, इसने बहुत लकड़ी घोटाला किया था हिमाचल में। खैर आगे पता चलेगा तो कहीं मेरे ऊपर, खैर बात तो सही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, लकड़ी चोर के नाम से इनको जानता है। और इनके शासनकाल में 53 दिन तक पहली बार हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा। 53 दिन तक। किसके समय में? ठाकुर रामलाल के समय में 53 दिन तक हिमाचल में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति 53 दिन बीत गए। उसके बाद जो है जून के महीने में जो है फिर से 1977 में फिर से चुनाव हुए, क्योंकि सरकार भंग हुई थी, फिर से दोबारा चुनाव हुए। और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश में, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी क्या बन गए? मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार की जीत हुई, 46 सीट शांता कुमार ने जीती। और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले गैर मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मतलब नॉन कांग्रेसी, जनता पार्टी के थे ये। तो लिखो जरा, शांता कुमार 1977 में हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्या थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मतलब नॉन कांग्रेसी सीएम। फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शांता कुमार थे। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश जो है ये सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन थे? शांता कुमार। कब बने थे ये? 1977 में। जब ये बने थे बेटा, इन्होंने बहुत सारी अच्छे काम किए, कोई बुरे काम नहीं किए इन्होंने। लेकिन 1980 में जब भारत में देखो सरकार भंग क्यों हुई, ठाकुर रामलाल की सरकार को भंग क्यों किया? क्योंकि सेंटर में क्या आया? सेंटर में क्या थी? सेंटर में मोरारजी देसाई की सरकार आई 1970 में मार्च में। और मोरारजी देसाई किसके थे? बीजेपी के थे, यानी कि जनता पार्टी के थे। और ये कांग्रेस का था, इन्होंने भंग कर दी सरकार। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1980 में इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी ने क्या किया? फिर से हिमाचल की सत्ता को इधर उधर से कर दिया और शांता कुमार ने अपने पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दिया। 1980 में फिर से चुनाव हुए और फिर से ये लकड़ी चोर क्या बन गया? सीएम बन गया 83 तक, 3 साल तक। लेकिन आगे बहुत सारी बेटा घटनाएं हुई। मैं दूसरे आपातकाल की बात करूंगा, 1992 की डायरेक्ट बात करूंगा कि क्या हुआ था। ये है बेटा 1990 की बात है, जब वीरभद्र सिंह का शासनकाल जब पूरा हुआ। जब वीरभद्र सिंह का शासनकाल पूरा हुआ, ये पता होना चाहिए आपको, बीइंग ए हिमाचली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1990 में जब वीरभद्र सिंह जी का शासनकाल पूरा हुआ था, तो कहानी ये रही थी कि वीरभद्र सिंह अपने शासनकाल में कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए। इसका शांता कुमार ने फ़ायदा उठा लिया। शांता कुमार ने फ़ायदा उठा लिया और कांग्रेस पर उसने बिल्कुल
एंटी कांग्रेस के बिल्कुल उसने बेहुदा नारे दिए थे। बेहुदा का मतलब है कि बहुत ही मतलब कांग्रेस के हटाओ, हिमाचल बचाओ, ऐसे बहुत सारे नारे दिए थे। ठाकुर रामलाल, जिसको कांग्रेस से निकाल दिया गया था कि लकड़ी चोर इसको कहा गया था, और साथ में मैंने बताया था आपको एचपीजीके में कि ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों रहने वाला एकमात्र, बताया था मैंने आपको, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ठाकुर रामलाल। इन्होंने राज्यपाल आंध्र प्रदेश के बने थे, और आंध्र प्रदेश में इन्होंने 1983 में एनटी रामाराव की सरकार को भंग किया था बेवकूफ़ वाला निर्णय लेकर, ठीक है। फिर इनको जो है इसी कारण इनको जो है कांग्रेस से हटाया गया था। फिर 1990 में इन्होंने क्या किया था, 2 जगह से अपने टिकट इनको मिला था एमएलए का, 2 जगह से इनको टिकट मिला था, एक जगह से ये जीत गए थे, और वीरभद्र ने भी डर के मारे जो है 2 जगह से टिकट भरा। एक तो रोडू से भरा था, एक और जगह है मुझे याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली, और शांता कुमार ने भी 2 जगह से टिकट भरा। आज के टाइम में तो 2 जगह से कहाँ ही भरेंगे भैया, कहाँ जान ले लेंगे दूसरे एमएलए की, हमें ये मौका दो। उस टाइम उतना नहीं था, तो शांता कुमार ने भी 2 जगह से भरा कि एक जगह से अगर हार गया तो एक जगह से तो जीत जाऊंगा, वरना मुख्यमंत्री बनने का सपना गया। तो इन तीनों ने 2-2 जगह से नॉमिनेशन भरा था। तो शुक्र है कि वीरभद्र सिंह जी एक जगह से तो जीत गए, रोडू से जीत गए, दूसरी जगह ठाकुर रामलाल से हार गए। चंबा के सुलह से शांता कुमार भी जीत गए, लेकिन रीज़न रहा फिर से बेटा कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली 1990 में, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली। और बीजेपी को जब बहुत ज़्यादा सीटें मिली तो कारण ये रहा बेटा, कारण ये रहा कि शांता कुमार ने अच्छे अच्छे काम हिमाचल में किए, लेकिन शांता कुमार के शासनकाल को बोलते हैं स्ट्राइक्स का शासनकाल, कि थोड़ा सा भी घटना हुई तो आंदोलन कर देंगे, थोड़ी सी भी घटना हुई आंदोलन कर देंगे। वो तो खैर सामने वाले की होती है यार, समझ रहे हो। तो हुआ क्या, इनकी योजनाएं बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई, जैसे काम भी अपना गांव भी अपना, और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं हर घर पानी पहुंचाऊंगा। मतलब कि इनकी योजनाएं गरीबों के लिए तो सही थी, अमीरों के लिए ठीक नहीं थी। इसका उल्टा अभी है, इस सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए सही नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के लिए सही है। ओपीएस चलाया, वो गरीबों के लिए नहीं है, गरीबी के लिए 1500 रुपये गए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। गरीबों के लिए कहा था कि बिजली मुफ्त होगी, जिसमें अब नहीं है। गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल, वो नहीं है। अमीरों के लिए बिल्कुल सही सरकार है ये। उस समय उल्टा था, गरीबों के लिए सही थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए सही नहीं थी। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1992 में बेटा शांता कुमार ने क्या कर दिया, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब कि बिजली को, जैसे अभी सरकारी बिजली है तो मतलब कि इसको निजी कर दिया कि बिजली, या इतना भाई हम बिजली के कर्मचारियों को इतनी सैलरी नहीं दे सकते, तो सैलरी इन कर्मचारियों ने क्या कर दिया, 15 दिन तक 15 20 महीने भर तक इन्होंने स्ट्राइक लगा दी, काम पे नहीं जाते थे, बिजली बंद कर देते। तो शांता कुमार और सेब के बागवानों ने फिर से आंदोलन कर दिए। तो शांता कुमार को ने बोला कि वैसे काम थोड़ी चलेगा, सैलरी भी तुम्हारे को पूरी चाहिए, और महीने भर तुम काम नहीं कर रहे, 15 दिन तुम बिजली बंद कर रहे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो शांता कुमार ने एक चलाया था, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं। यहीं से सरकारी कर्मचारी नाराज हो गए, और सरकारी कर्मचारी नाराज होकर जो है 2.5 साल भी इसकी सरकार नहीं चल पाई, और 1992 में हिमाचल प्रदेश में सेकंड टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार ठाकुर रामलाल के समय में, दूसरी बार शांता कुमार के समय में, 2 बार हिमाचल प्रदेश में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। समझ रहे हो। तो ये कहानी रही थी बेटा पूरी अभी तक की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1977 का उल्टा भी है, समझ रहे हो। लेकिन सरकार बेटा देखो, लोग ना इस चीज को समझते नहीं है कि अगर राज्य में कांग्रेस है और सेंटर में बीजेपी है तो फिर राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि राज्य सेंटर से मांगेगा, सेंटर देने से मना कर देगा। या फिर सेंटर में कांग्रेस होगी, राज्य में बीजेपी, नहीं काम चल सकता। क्या होना चाहिए, डबल इंजन, सेंटर में भी अगर बीजेपी हो, केंद्र में बीजेपी हो तो फिर, या फिर सेंटर में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस हो, ये होना चाहिए। लेकिन हिमाचल के ना लोग ढक्कन है, विकास को नहीं समझते। उनके लिए है कि हम तो बचपन से ही कांग्रेसी है, हमारी तो 7 पुश्तें कांग्रेसी है, कांग्रेस के अलावा हम कहीं वोट ही नहीं देंगे। ऐसा होता है ना, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, हम तो कट्टर कांग्रेसी है जी, तुम चाहे हमारे सामने लाखों करोड़ हो फिर भी नहीं देंगे हम, क्योंकि पार्टीबाजी है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। आइए यार आगे बढ़ते हैं। पता चला हिमाचल में कितनी बार लगाए, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाए, ठीक है जी। और पहली बार भारत में कहाँ लगाए,
पंजाब में। अगर पूछ लेगा सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा है बेटा, सबसे लंबे समय तक लगा है जम्मू कश्मीर में। लिखो जरा, सबसे लंबे समय तक लगा है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा सुनो मेरी बात, एक चीज़ बताना भूल गया बेटा, अगर पूछ लेगा राष्ट्रीय आपातकाल का समय कितना होता है, तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक। कितने तक, 6 महीने तक। अच्छा राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 2 मंथ, 2 महीने तक। 2 महीने बाद फिर से आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर से आप बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा के आप इसको आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे 6 महीने बाद फिर से आप लगाना चाहे दोबारा, तो मैक्सिमम कितना, 6 महीने तक। समझ रहे हो। अगर आपने आपातकाल लगा दिया भारती जी, 6 महीने हो गए, आपको लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, आप फिर से क्या बोल देंगे, आज हम घोषणा करते हैं कि फिर से इमरजेंसी। ठीक है जी, बताइए जी। जैसे 1975 में लगी ना इंटरनेट इमरजेंसी, तो ये 77 तक लगी थी आगे। समझ रहे, पता है आपको इस बात का। ठीक है, अच्छा यार आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे बेटे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास एक और चीज़ आती है। आगे हमारे पास एक चीज़ आती है बेटा, क्या आती है, वो आती है हाँ, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 लिखो जरा, आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। बताइए जी, पैसों का आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है बेटा। हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लिखो जरा, अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ना ही लग सकता है। नहीं बेटा लग सकता है, कोई भी गुंजाइश नहीं है वित्तीय आपातकाल लेने, क्योंकि हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर पूछ लेगा राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, बहुत बार। वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं। ठीक है जी। और आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 2 बार बाहरी, 1 बार आंतरिक। और स्पेशल आपातकाल का टॉपिक ही बनेगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि क्या होता है, कौन कौन भंग होता है, कौन कौन खत्म होता है, मौलिक अधिकार कौन कौन से खत्म होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, लोकसभा का क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब हम स्पेशल आपातकाल वाला टॉपिक करेंगे। कौन से ऐसे 2 आर्टिकल है जो आपातकाल के समय भंग नहीं होते, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना। बताता तो मैं बेटा सब कुछ हूँ, लेकिन क्या करें, आप लोग भूलोमाइसिन जो खाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते यार। और भी हमारे पास शक्तियां हैं, सॉरी मेरे पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास और भी शक्तियां हैं। जैसे लिखो जरा, राष्ट्रपति किसी का भी मृत्युदंड माफ कर सकता है। लिख लो बेटा, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का मृत्युदंड माफ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का मृत्युदंड माफ कर सकता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई ऐसा नेता चढ़ गया जिसका बेटा, भाई, चाचा जो भी है, जिसको फांसी होने वाली है, तो इतनी पावर है कि वो मृत्युदंड माफ कर सकता है। तो ये शक्ति है बेटा। क्या राज्यपाल मृत्युदंड माफ कर सकता है? नहीं बेटा, वो नहीं कर, वो सज़ा कम कर सकता है। लेकिन अगर आपको सज़ा हुई है, अगर आपको फांसी हुई है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और पावर है बेटा राष्ट्रपति के पास। लिखो जरा, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर होता है तब तक इसे उसे न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि अगर चाहे राष्ट्रपति मर्डर भी कर देगा तो उसको आप न्यायालय में नहीं ला सकते। ठीक है जी। उसके लिए भी आपको 30 दिन पहले नोटिस, 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। बताया था मैंने आपको, राज्यपाल भी इसमें शामिल था, बताया था। याद है? याद है या नहीं है? मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 14 का अपवाद बताया था मैंने आपको, अच्छे से याद कर लो। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति को आप तब तक न्यायालय में नहीं ला सकते जब तक अपने पद पर हो। ठीक है, भूल जाते हो बेटा। अगला है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है वो है, लिखो जरा,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये किस आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 123। अभी राष्ट्रपति से जुड़े सारे आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 123। माना भारती जी, मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा की एक साल में 3 बैठकें होती है, लेकिन ज़रूरी कितनी है कि एक साल में 2 बैठकें होना ज़रूरी है। बताया था लोकसभा और राज्यसभा की यानी कि संसद की एक साल में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। लेकिन यार अगर 6 महीने से कोई पता ही नहीं है कि संसद है कहाँ बेटा, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, एक भी बैठक नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति एक तकड़ा आदेश देगा बेटा और कह देगा कि भाई बैठक में उपस्थित हो जाओ चुपके से, वरना हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, मैं क्या कर दूंगा, मैं अध्यादेश जारी कर दूंगा। क्या जारी कर दूंगा? अध्यादेश। तो लिखो जरा, यदि लोकसभा और राज्यसभा का, आप यदि संसद के अधिवेशन में 6 महीने से अधिक का समय हो, यदि संसद के अधिवेशन में 6 महीने से अधिक का समय हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है जी, बताइए ना, अरे बताइए, अरे छिंटा जी, अरे सिंटा जी, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आपके बहन ठीक है अब? आपकी बहन ठीक है अब? अच्छा भाई, सॉरी, अरे जेंडर चेंज हो गया बेटा, सॉरी, ठीक है जेंडर चेंज हो गया, सॉरी, ठीक है। अरे मान के चलो ना, मैथ में भी तो मानते हैं, मान लो, ठीक है जी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हो, तू मेरा शौक रख, तू मेरा इंतजार देख। सुना है आपने? मनमोहन सिंह ने कहा था, किसको? मनमोहन सिंह ने कहा था, शायद इंदिरा गांधी को कहा था, बड़ी चौड़ी हो रही थी। मनमोहन सिंह ने भरे सदन में कहा कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। समझ रहे हो? तो ये उस समय कहा था मनमोहन सिंह ने। फिर इंदिरा गांधी की थोड़ी सी क्या हो गई थी, बेइज्जती सी हो गई थी ना। आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हंस रहे हो बेटा, बेइज्जती सबकी होती है, मैं आपको भी इतनी बेइज्जती करता हूँ। इधर देखो, लिखो जरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फटाफट लिखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारती जी ये दिख रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अरे आपको दिख रहा है क्या? वहां दिख रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सीजेआई की नियुक्ति करता है। लिख लिया भाई? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन का? मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन चुनता है बेटा? यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। हर राज्य के राज्यपाल को कौन चुनता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये सारी की पेपर में ऐसे सवाल आएगा जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति की नियुक्ति। अरे यार, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यार, कौन राष्ट्रपति को सिर्फ कसम खिलाते हैं। 21 गधे का दिमाग अंदर आ गया, ठीक है, पक्का इस अंजलि का दिमाग आ गया होगा अंदर ना। बेटे हीमोग्लोबिन की कमी है तुम्हारे अंदर, इधर देखो, तुम्हारा खून थोड़ा ढीला है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अबे वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था बेटा, आपकी नौकरी लग गई मेरी तरफ से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, खुश होगी बेटा, आप खुशी का अच्छा सा अटैक ले ले, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लिखो जरा, संसद के सदनों को, संसद की बैठकों को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? कोई भी बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है। बैठकों को कौन बुलाता है बेटा? राष्ट्रपति बुलाता है। और लिखो जरा, स्थगित भी कौन करता है? स्थगित कौन करता है? अरे बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था संसद का स्थगन कौन करता है? स्थगन कुछ समय के लिए कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर पूरे ही सत्र का स्थगन करना है तो कौन करेगा? तो पूरे सत्र का स्थगन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। और लिखो जरा, स्थगन तथा आगे की तिथि भी राष्ट्रपति देता है। सारे काम राष्ट्रपति करेगा, चाहे बुलाएगा, चाहे बंद करवाएगा, चाहे ये कहेगा कि आप फिर से आइए, स्वागत है आपका हिमटेक इंस्टीट्यूट में। बात समझ नहीं? चाहे तो वो ये कहेगा कि हम कोई स्पेसिफिक डेट दे देते हैं, उस दिन कोई बैठक बुलानी पड़े इमरजेंसी में। ऐसा पावर किसके पास है? लेकिन 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि बच्चे जो 90% गलती ये करते हैं कि सर अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यहां पर आपका राष्ट्रपति नहीं आएगा। तो संसद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बेटा? लोकसभा स्पीकर। याद आया कुछ? याद कर लो बेटे, भारती जी याद कर लो बेटे, याद कर लो, याद कर ले मनीषा, वरना नरक के द्वार खुले आपके लिए, नरक के दोनों कपाट, ठीक है। बताइए जी, ये देखो उंगली आ रही है, आपको कुछ खिलाएं बेटा हम, ठीक है। अंधेरा तो नहीं हो रहा आप लोगों को? बाहर के अंधेरों से मत डरो बेटा, पायल जी अपने अंदर के अंधेरे से डरो, जो चीज़ें अंदर, उस डर से बाहर निकलो। तारे भी रात को ही टिमटिमाते हैं। डन? बताइए जी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब यार उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है। क्या आती है? मृत्युदंड माफ कर सकता है। मैंने बता रखा है तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और बचा कुछ इसमें को हमारे पास? बताइए अगर कुछ बता। हाँ यार, वेरी वेरी बच गया बेटा, ये तो बच गया। हम बोले सुप्रीम है सुप्रीम है सुप्रीम है, ये तो हम कल से लेकर गा रहे हैं कि भाई ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो फिर तो इसका मतलब ये होना चाहिए इसको कोई निकाल ही नहीं सकता है। इसका मतलब तो ये है कि इसको कोई निकाल ही नहीं सकता है इसके पद से। क्या इसका भी प्रावधान है? इसका भी प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, या फिर अगर राष्ट्रपति किसी, अब पावर है तो किसी विदेशी, किसी आतंकवादी संस्था के साथ मिलकर उसको खूब सपोर्ट कर रहा है, या फिर दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं, तो बेटा उसको भी हम हटा सकते हैं। और उसको हटाने की प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, क्या? महाभियोग। तो महाभियोग क्या है? लिखो जरा, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 61 का मतलब होता है आर्टिकल 61, मतलब 60 कम 1, अरे 60 प्लस 1 62 माइनस 1, ठीक है जी। और 100 माइनस 39। बताइए जी, अरे क्या बात कर रहे हो, 50 प्लस 11, कुछ भी बोल दें, है ना? क्यों भारती जी?
हंसते बड़े प्यारे बेटा, ठीक है, लेकिन जोर से हंसिए बेटा। आप शर्मा क्यों रहे? कपिल शर्मा में बैठे हो क्या? इधर देखो, अगर आपसे ये पूछ लेगा यार कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है, क्या ये एकदम से राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है? नहीं। अगर ऐसी दिक्कत है कोई, तो आप उसको 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है आपके लिए। तो लिखो जरा, महाभियोग प्रस्ताव से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना चाहिए। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को नोटिस दीजिए। और 14 दिन पहले जो आप राष्ट्रपति को नोटिस दे रहे हैं, और अगर आपसे पूछ लेगा कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये संसद के किस सदन में लगता है, तो लिखो जरा, महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लगता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में लगता है। ये एक से पास हो जाएगा, फिर दूसरे के पास पास होने के लिए जाएगा, समझ रहे हो? और लिखो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करेगा बेटा? छोड़ना पड़ता है। अगर किसी भी कारण 2/3 बहुमत से क्या हो गया? पास हो गया। क्या पास हो गया बेटा? अगर 2/3 बहुमत से क्या हो गया? महाभियोग प्रस्ताव पास होगा, तो राष्ट्रपति को क्या करेगा? अपना पद उसको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो फिर राष्ट्रपति की कहानी खत्म। खैर खत्म नहीं हुई है, कुछ आपातकालीन शक्तियों में कुछ और भी इसके पास पावर है बेटा। इसके पास छोटी मोटी पावर और भी है, जो हम आपातकाल के समय जो है, जब हम आपातकाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का बड़ा बड़ा क्या धन्यवाद। ठीक है, इसको कल रिवाइज करके आना है आप लोगों ने, वरना अच्छी बात नहीं होगी।